नमस्कार दोस्तों, एलटी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आदित्य कुमार वर्मा। आज का टॉपिक है सामान्य विज्ञान और ये सामान्य विज्ञान का 11वां भाग है। पहले प्रश्न पर चलेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है? तो संवेग सदिश राशि होती है और डी ऑप्शन में दिया गया है। इसे मोमेंटम भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर देख लेंगे अदिश राशि और सदिश राशि क्या होता है। अदिश राशि उन्हें कहते हैं जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है। सदिश राशि उन्हें कहते हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं। इसके बाद अदिश राशियों के उदाहरण और सदिश राशियों के उदाहरण, ये जो उदाहरण दिए गए हैं इनको अगर आपने तैयार कर लिया तो मेरा मानना है आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे इन्हीं में से कोई न कोई पूछा जाएगा, ज़्यादा चांसेज यही हैं। तो अदिश राशियों के उदाहरण में एक तो हो गया चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, ऊर्जा, शक्ति, घनत्व, कार्य, शक्ति, दाब, आवृत्ति, आवेश, ऊष्मा विभव, विशिष्ट ऊष्मा, विद्युत धारा। इसके बाद सदिश राशियों के उदाहरण है वेग, बल, संवेग, विस्थापन, भार, चुंबकीय आघूर्ण प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, घनत्व, त्वरण, वेग, आवेग, भार, बल, आघूर्ण, कोणीय वेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय आघूर्ण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा संग्रह करने में किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो विद्युत ऊर्जा संग्रह करने में एक्यूमुलेटर का यूज किया जाता है। बी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसके बाद सारे ऑप्शन को देखेंगे। एक्यूमुलेटर जो है एक ऐसा यंत्र है जिसमें विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। और साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिससे आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है। मतलब कि आवेशित कण अगर एक समान चाल से चल रहे हैं तो उनकी जो चाल है उसको बढ़ा दी जाती है या घटा दी जाती है ना। तो इसमें एक बात को समझना है, आवेशित कण कौन कौन से होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इस तरह से होते हैं जिन पर वह कण जिन पर आवेश होता है। इसके बाद डिक्टाफोन, ये जो डिक्टाफोन है ये ध्वनि मापने का यंत्र है। ग्रेविमीटर क्या होता है? ग्रेविमीटर होता है गुरुत्वीय त्वरण मापने का यंत्र। इसके बाद कुछ और ये जो उपकरण हैं इससे संबंधित कुछ और उपकरण हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, उनको देखेंगे। तो विस्कोमीटर है, विस्कोमीटर से किसी द्रव की श्यानता ज्ञात की जाती है। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? साइक्लोट्रॉन जो होता है ये कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र है। वेव मीटर क्या होता है? वेव मीटर से तरंग दैर्ध्य, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति दोनों ज्ञात की जा सकती है। ओंडोमीटर क्या होता है? ओंडोमीटर से किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात की जाती है। वेंचुरी मीटर क्या होता है? तो वेंचुरी मीटर से किसी द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। इसके बाद टैकोमीटर क्या होता है? तो टैकोमीटर जो है वायुयान की गति मापने के लिए वाला यंत्र है। वाट मीटर क्या होता है? वाट मीटर विद्युत शक्ति मापने वाला यंत्र है। नेफोस्कोप क्या है? तो यह बादलों की गति और गति की दिशा मापने वाला यंत्र है। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पर यह होना चाहिए, ये थोड़ा गलत है। ट्रांसफार्मर विद्युत के विभव को कम या अधिक करने वाला यंत्र है। कैलोरीमीटर क्या होता है? तो कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा मापने वाला उपकरण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मात्रक तथा मापन के आधार पर मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो मात्रक और मापन के आधार पर अगर देखा जाए तो मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। बी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मूल राशियां वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। और मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। पहला है लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं। इसके बाद व्युत्पन्न राशियां या डेराइव्ड क्वांटिटीज, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां। और इसमें समझना है कि जैसे आप कह सकते हैं क्षेत्रफल है, आयतन है, चाल है, दाब है, वेग है, कार्य है और ऊर्जा
तथा त्वरण बल। ठीक है, इसके बाद पूरक राशियां क्या होती हैं? पूरक राशियां अगर देखते हैं तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जिन्हें कहा जाता है। पूरक राशियां वे राशियां हैं, वे भौतिक राशियां हैं जिन्हें अभी तक आधार या व्युत्पन्न रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो वो कौन कौन सी है? खास करके दो प्रकार की होती है पूरक राशियां, ये बात को ध्यान रखना। दो ही राशियों को पूरक राशियां कहा जाता है, एक तो है समतल कोण और एक है घन कोण। अक्षीय प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो अक्षीय प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक को यंग मापांक या यंग प्रत्यास्था मापांक भी कहते हैं। यह एक नंबर है, ठीक है, यह एक संख्या है जो बताती है कि किसी वस्तु या पदार्थ पर बल लगाकर उसका आकार बदलना कितना कठिन है। यंग प्रत्यास्था गुणांक जो है इसे y या e से दर्शाया जाता है। अब यंग प्रत्यास्था गुणांक जो है इसका फार्मूला क्या होता है? तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, इसे कहा जाता है, ये जो रेशियो बन रहा है इसे कहा जाता है प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, इसके बाद इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल, या फिर इसे कहा जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। ठीक है, इसकी बीमा क्या होती है? इसकी बीमा होती है यम यल की पावर -1 टी की पावर -2। ठीक है, इसके बाद इसका मान वस्तु के प्रतिबल विकृति वक्र के प्रवणता के बराबर होता है। यहाँ एक बात को समझना है, ये एक ग्राफ आप जो देख रहे हैं इसमें यहाँ पर स्ट्रेस है यानी कि प्रतिबल, और यहाँ पर स्ट्रेन है यानी कि विकृति। इन दोनों से आप समझ सकते हैं जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है इधर को, और ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको ये ग्राफ स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को दिखा रहा है। जब आप यहाँ से स्ट्रेस को बढ़ाएंगे यानी कि प्रतिबल को बढ़ाएंगे तो विकृति यहाँ पर थोड़ा थोड़ा होने शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे जाते जाते स्ट्रेस का मतलब क्या है पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसे कोई वस्तु है, यहाँ पर मान लीजिए एक रबर है, इसको आप खींचेंगे मतलब कि इस पर बल लगाएंगे तो ये पहले से बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होगा तो जो ये बड़ा हो रहा है कब तक बड़ा होगा? थोड़ी देर तक बड़ा होता जाएगा, इसी को कहा जाएगा विकृति। मतलब उसमें वो जो बड़ा हो गया वही है विकृति। अब ये थोड़ी देर तो बड़ा होता जाएगा, उसके बाद टूट जाएगा, और वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर लिख दिया गया है कि यहाँ पर आके फ्रैक्चर हो गया है ना। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे है प्रतिबल। अब प्रतिबल को देख लेंगे। प्रतिबल क्या है? किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला आंतरिक प्रत्यानयन बल, ये एक प्रकार का प्रत्यानयन बल होता है जो आंतरिक प्रत्यानयन बल होता है, उसी को कहा जाता है प्रतिबल यानी स्ट्रेस। प्रतिबल का फार्मूला क्या है? तो ये प्रतिबल का फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? तो मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल या किलोग्राम प्रति मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। अब यहाँ एक बात को समझना है कि ये मात्रक आपने अभी अभी देखा यंग प्रत्यास्था का था, यंग प्रत्यास्था गुणांक का था, तो दोनों का मात्रक सेम होता है। ठीक है, और बीमा भी दोनों की सेम होती है, तो बीमा वही है यम यल की पावर -1 टी की पावर -2। इसके बाद विकृति। विकृति का मतलब है जब किसी वस्तु को आप खींचते हो तो उसकी लंबाई में जो बदलाव होता है वो बदलाव डिवाइड बाई जो मूल लंबाई उसकी थी उसी को कहा जाता है विकृति। उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है, वस्तु की लंबाई में बदलाव और उसकी मूल लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। ठीक है, अब विकृति इक्वल टू लंबाई में वृद्धि डिवाइड बाई प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, इसकी ना तो कोई इसका मात्रक होता है और ना ही बीमा, क्योंकि यहाँ पर देखिए लंबाई में वृद्धि हो रही तो लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर, और यहाँ पर प्रारंभिक लंबाई है तो डिवाइड बाई मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मात्रक कुछ भी नहीं होता इसका। इसके बाद वेग प्रवणता यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर आप देख रहे हैं तो एक दूसरे से संलग्न दरों की परतों के वेग के अंतर को वेग प्रवणता के रूप में माना जाता है। देखिए जैसे कहीं किसी नदी में पानी बह रहा है तो पानी जो नीचे वाली परत होती है वो नहीं चलती, उसके ऊपर वाली परत थोड़ा धीरे धीरे चलेगी, उसके ऊपर वाली और तेज चलेगी, उसके ऊपर वाली और तेज चलेगी, इस तरह से चलती है। तो ये जो परतों के बीच जो वेग का अंतर होता है ना, उसी को वेग प्रवणता कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर
वेग प्रवणता जो है ये जो दोनों के बीच का परिवर्तन होता है उसको कहा जाता है। तो वेग प्रवणता इक्वल टू वेग परिवर्तन डिवाइड बाई दूरी, ठीक है, इसी को डिनोट किया जाता है और इस तरह से डिनोट किया जाता है। और एक बात को समझना है कि वेग प्रवणता का मात्रक होता है प्रति सेकंड। अब आप सोच रहे होंगे प्रति सेकंड कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पर वेग परिवर्तन है तो वेग का मात्रक क्या होगा, वेग का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड, यही होगा। और नीचे दूरी दिया गया है तो दूरी का मात्रक क्या होगा, दूरी का मात्रक यहाँ देखेंगे तो मीटर होगा और मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो प्रति सेकंड केवल बचा, यानी कि इसका मात्रक होता है प्रति सेकंड। इसके बाद प्लांक नियतांक क्या है, अच्छा इसका मात्रक आपने देख लिया, इसकी बीमा क्या होगी T⁻⁻1, ठीक है। इसके बाद प्लांक नियतांक यानी कि प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, यह एक भौतिक स्थिरांक है, पहले तो ये ध्यान रखना है, जो विद्युत चुंबकीय क्रिया की मात्रा है, ठीक है। तो प्लांक नियतांक को H से डिनोट किया जाता है, स्मॉल h से, और ये होता है फोटान की ऊर्जा डिवाइड बाई फोटान की आवृत्ति, ठीक है, यानी कि फोटान की ऊर्जा बटे फोटान की आवृत्ति। और इसका जो मान होता है, मान कई बार पेपर में इसका मान ही पूछ लिया जाता है, तो होता है 6.63 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻13। ये जो -13 है ना, ये 10 की घात है, 10 की घात -34 ऐसे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको मिटा के कर दे रहा हूँ, ठीक है, 10 की घात -34, ठीक है, 10 की घात -34। इसके बाद इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक है जूल सेकेंड, और इसका जो प्लांक नियतांक है इसकी बीमा क्या होती है, तो बीमा होती है mL⁻², T⁻²। इसके बाद श्यानता गुणांक, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या चिपचिपापन गुणांक इसे कहते हैं, ठीक है। इसमें एक बात को ध्यान रखना है, किसी तरल या गैस के प्रवाह के प्रतिरोध को मापने का पैमाना है ये, और यह द्रव की प्रकृति, तापमान, दबाव और द्रव की परतों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। यहाँ समझना है, श्यानता गुणांक को ईटा से प्रदर्शित करते हैं, और श्यानता गुणांक का अगर SI मात्रक देखा जाए तो न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर है, या फिर पास्कल सेकंड भी इसे कहा जाता है। अगर CGS यूनिट में देखेंगे तो इसका मात्रक है CGS प्रणाली में पाइज, और इसकी बीमा क्या होती है, तो mL⁻⁻1, T⁻⁻1। इसके बाद ग्रहों के गति के नियम किसने दिए, तो ग्रहों के गति के नियम जोहान्स केपलर ने दिए थे, ऑप्शन डी में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद हमें समझना है, ग्रहों के गति के 3 नियम केपलर ने दिए थे, ठीक है। पहला नियम क्या है, कक्षाओं के नियम या फिर लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहा जाता है। ये क्या है, इसमें है ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं, और सूर्य ग्रहों के एक फोकस पर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है पृथ्वी या फिर ग्रह आप कह सकते हैं कोई सा, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है सूर्य। तो सूर्य के चारों तरफ ये जो कक्षा है जिसमें ये मूव कर रही है पृथ्वी, है ना, ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा होती है, ठीक है। तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में इसके चारों तरफ पृथ्वी मूव कर रही है, और बीच में इसके फोकस पर, बीच में नहीं बिल्कुल इसके फोकस पर आपका ये सूर्य है, ठीक है। तो ये है केपलर के गति का केपलर ने जो ग्रहों की गति का प्रथम नियम दिया है वो यही है। इसके बाद और आगे चलेंगे, केपलर की गति का दूसरा जो नियम है उसे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, तो या फिर उसे क्षेत्रफल का नियम भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और इसका मतलब क्या है, इसमें क्या कहा है इन्होंने, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह की गति ऐसी होती है कि समान समय में, यहाँ ध्यान रखना है, समान समय में समान क्षेत्रफल को कवर करता है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे सूर्य की स्थिति यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, आप लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 महीने का समय लगा, तो एक समय में अगर यहाँ से यहाँ तक गया, तो सूर्य से यहाँ तक अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें इधर से और इधर से, तो इसके बीच में जो एरिया 2 देख रहे हैं आप लोग ना, एरिया 2 ये वाला एरिया यहाँ का इसका क्षेत्रफल बन रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस तरफ 1 महीने में यहाँ से यहाँ तक आया है, तो यहाँ से यहाँ तक एरिया 1 को कवर कर रहा है, ये जो एरिया 1 को कवर कर रहा है और एरिया 2 को, ये दोनों बराबर होंगे। यही बात इसमें दूसरे नियम में कहा है केपलर ने। इसके बाद तीसरा
तीसरा नियम परिक्रमण काल का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ पीरियड्स भी कहते हैं इसे। किसी ग्रह की परिक्रमा अवधि, ये जो परिक्रमा अवधि का वर्ग होता है ना, स्क्वायर, सूर्य से उस ग्रह की औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। अब यहाँ एक बात को समझना है, ये है अपना सूर्य और यहाँ पर है पृथ्वी। तो पृथ्वी से ये जो सूर्य के बीच की टोटल दूरी है यहाँ पर तो ज़्यादा होगी, अगर इसको थोड़ा और इधर आएगी पृथ्वी तो धीरे धीरे इसकी दूरी घटेगी यहाँ सूर्य से, है ना, और इधर आएगी तो थोड़ा और पास आ जाएगी और ऐसे ऐसे फिर दूर जाएगी। तो इसके ये जो सूर्य है और ये जो पृथ्वी है, इसके बीच की जो दूरी है सब ना, सारी दूरियों का औसत निकाल लिया जाएगा और औसत जो होगा वो औसत अगर उसे ए मान लिया जाए, ए, तो इसका घन के समानुपाती यानी इसका क्यूब करेंगे हम। और जो परिक्रमण काल है मतलब कि एक चक्कर लगाने को, ऐसे जो पृथ्वी एक चक्कर ऐसे लगाएगी उसे कहा जाएगा परिक्रमण काल। उसके परिक्रमण काल को अगर हम टी मान लें तो इसका स्क्वायर के समानुपाती होता है। ये जो फार्मूला बन रहा है ना, ये है तीसरा नियम और यही चीज़ यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों।